ये न्यूक्लियर फ्यूल्स का पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने न्यूक्लियर फ्यूल्स को रिएक्टर के पर्सपेक्टिव में समझा, कैसे डिफरेंट रिएक्टर्स के लिए डिफरेंट फ्यूल्स डिजाइन किया जाता है और इंडिया ने अपना फ्यूल स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप किया। अब पार्ट 2 में हम एक स्टेप और आगे बढ़े और देखते हैं पूरा न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। न्यूक्लियर फ्यूल सिर्फ रिएक्टर के अंदर यूज होने वाली चीज़ नहीं है, इसका एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है जो रिएक्टर से पहले शुरू होता है और रिएक्टर के बाद भी कंटिन्यू करता है। सबसे पहले यूरेनियम को एक्सप्लोर और माइनिंग किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर फ्यूल फैब्रिकेशन के थ्रू रिएक्टर ग्रेड फ्यूल बनाया जाता है। रिएक्टर में यूज होने के बाद स्पेंट फ्यूल को सिंपली वेस्ट नहीं माना जाता, स्पेशली इंडिया के केस में। इंडिया एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल अप्रोच फॉलो करता है जहां स्पेंट फ्यूल साइकिल से वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर किया जाता है और उन्हें दोबारा फ्यूल साइकिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस पूरे सिस्टम में फ्यूल फैब्रिकेशन एक सेंट्रल लिंक है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कनेक्ट करता है। आगे के स्लाइड में हम इसी साइकिल के हर स्टेप को डिटेल में देखेंगे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, कौन से प्रोसेस यूज होते हैं और इंजीनियरिंग चैलेंज क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के पहले एक बात है, ये चैनल में नेम इज एटम्स फॉर द प्रोग्रेस। सो यहाँ पे हम एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे टेक्निकल कंटेंट अपलोड करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मेनली रिलेटेड टू एटम्स एंड न्यूक्लियर, बट इसके साथ साथ डिफरेंट अदर टॉपिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पिछले स्लाइड में हम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा। अब हम इस साइकिल का फ्रंट एंड से शुरुआत करते हैं, यूरेनियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के साथ। न्यूक्लियर फ्यूल का बेस मटेरियल होता है यूरेनियम। ये नेचुरली अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन हर जगह इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन। इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वे, रेडियोमेट्रिक मेजरमेंट्स और एडवांस डिटेक्शन टेक्निक्स यूज करके यूरेनियम बियरिंग डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किया जाता है। जब वायबल डिपॉजिट मिल जाता है तब माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है। माइनिंग के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किया जाता है, जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग और कुछ केस में इन सिटू लीचिंग। हर मेथड का सिलेक्शन डिपेंड करता है डिपॉजिट की डेप्थ, कॉन्सेंट्रेशन और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन पर। इंडिया में यूरेनियम माइनिंग एक हाईली रेगुलेटेड एक्टिविटी है जिसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करती है ताकि रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों इंश्योर हो सके। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यही से पूरा फ्यूल साइकिल का रॉ मटेरियल पाइपलाइन स्टार्ट होता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे माइनिंग के बाद यूरेनियम के साथ क्या होता है, यानी मिलिंग और प्रोसेसिंग का स्टेज। पिछले स्लाइड में हमने यूरेनियम माइनिंग तक का प्रोसेस देखा है। अब माइनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यूरेनियम मिलिंग। माइनिंग के बाद जो ओर मिलता है उसमें यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो होता है, इसलिए डायरेक्टली उसको फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। मिलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूरेनियम का ओर से एक्सट्रैक्ट करके कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले ओर को क्रश और ग्राइंड किया जाता है ताकि पार्टिकल साइज छोटा हो जाए और केमिकल प्रोसेसिंग एफिशिएंट हो। उसके बाद आता है लीचिंग प्रोसेस, जहां एसिड या अल्कालाइन सॉल्यूशन यूज करके यूरेनियम को डिसॉल्व किया जाता है। फिर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के थ्रू डिसॉल्व यूरेनियम को बाकी मटेरियल से अलग किया जाता है। फाइनल स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन, जहां यूरेनियम को एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम कॉमनली योलो किक यानी U3O8 कहते हैं। इस स्टेज का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है और यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ये योलो केक ही आगे कन्वर्सन और फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए बेस मटेरियल बन जाता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इस योलो केक को कैसे केमिकली कन्वर्ट किया जाता है रिएक्टर ग्रेड फ्यूल बनाने के लिए। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि यूरेनियम ओर के प्रोसेस करके योलो केक यानी U3O8 फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन योलो केक डायरेक्टली रिएक्टर फ्यूल नहीं होता है, इसको आगे केमिकल प्रोसेसिंग से यूजेबल फ्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी स्टेज को हम कहते हैं यूरेनियम कन्वर्सन। कन्वर्सन का पाथवे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के रिएक्टर के लिए फ्यूल बना रहे हो। अगर PHWR फ्यूल बनाना है तो यूरेनियम को फाइनली यूरेनियम ऑक्साइड यानी यूरेनियम डाइऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर LWR या BWR के लिए एनरिच फ्यूल बनाना है तो पहले यूरेनियम को UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि एनरिचमेंट प्रोसेस गैस फेज में होता है। इस स्टेज में केमिकल प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेस इंप्योरिटीज भी फ्यूल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, स्पेशली हाई टेम्परेचर और इरेडिएशन कंडीशन में। इसलिए कन्वर्सन प्लांट्स में टाइटली कंट्रोल केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है, जहाँ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और प्यूरिफिकेशन स्टेप्स केयरफुली मैनेज किया जाता है। ये स्टेज फ्यूल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो रॉ यूरेनियम को फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए रेडी मटेरियल में कन्वर्ट करता है। अगले स्लाइड में हम फ्यूल साइकिल के नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेप पर आएंगे, फ्यूल फैब्रिकेशन, जहाँ एक्चुअल रिएक्टर फ्यूल बनाया जाता है। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि यूरेनियम को कन्वर्सन के थ्रू UO2 या UF6 में प्रिपेयर किया जाता है। अब हम आते हैं फ्यूल साइकिल के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस में, फ्यूल फैब्रिकेशन।
यही वो स्टेज है जहां रॉ मटेरियल एक्चुअल रिएक्टर फ्यूल में कन्वर्ट होता है। सिरामिक फ्यूल्स के केस में प्रोसेस जनरली पाउडर मेटलर्जी रूट फॉलो करता है। सबसे पहले UO2 पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें पार्टिकल साइज और फ्लो प्रॉपर्टीज कंट्रोल की जाती है। फिर इसी पाउडर को प्रेस करके ग्रीन पेलेट्स बनाए जाते हैं। इस पेलेट्स को हाई टेम्परेचर में सिंटर किया जाता है, जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती है और रिक्वायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होता है। सिंटरिंग के बाद पेलेट्स को ग्राइंड और इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि एग्जैक्ट डायमेंशंस और सरफेस फिनिश अचीव हो। उसके बाद इन पेलेट्स को क्लैडिंग ट्यूब्स के अंदर लोड किया जाता है और एंड्स को सील करके फ्यूल रॉड्स बनाया जाता है। मल्टीपल फ्यूल रॉड्स मिलकर एक फ्यूल बंडल या असेंबली बनाते हैं, जो फाइनली रिएक्टर में यूज होता है। इस पूरे प्रोसेस में प्रिसीजन बहुत क्रिटिकल है। पेलेट डेंसिटी, डायमीटर और माइक्रोस्ट्रक्चर डायरेक्टली हीट ट्रांसफर और फ्यूल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसी वजह से फ्यूल फैब्रिकेशन को एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बल्कि हाई प्रिसीजन सेफ्टी इंजीनियरिंग प्रोसेस माना जाता है। अगले स्लाइड में हम अलग अलग फ्यूल टाइप, सिरामिक, डिस्पर्सन, मेटेलिक फ्यूल्स की फैब्रिकेशन और डिटेल में देखेंगे। पिछले स्लाइड में हमने फ्यूल फैब्रिकेशन का ओवरऑल प्रोसेस देखा, अब हम उसको थोड़ा और डीप लेवल पर समझता है। स्पेशली सिरामिक फ्यूल, जैसे UO2 के कॉन्टेक्स्ट में सिरामिक फ्यूल्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सबसे वाइडली यूज्ड फ्यूल्स है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये इरेडिएशन के अंडर केमिकली स्टेबल रहता है। लेकिन इनका परफॉर्मेंस सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि फैब्रिकेशन के ड्यूरिंग माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पेलेट डेंसिटी। जनरली पेलेट को थियोरेटिकल डेंसिटी के अराउंड 90 to 95% तक मेंटेन किया जाता है। अगर डेंसिटी बहुत कम हो तो थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, अगर बहुत हाई हो तो स्वेलिंग के लिए स्पेस कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रेन साइज और पोरोसिटी। ग्रेन साइज फ्यूल के फिशन गैस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और पोरोसिटी इंटरनल प्रेशर को एकोमोडेट करने में हेल्प करती है। तीसरा क्रिटिकल पैरामीटर है स्टोइसियोमेट्री, यानी ऑक्सीजन टू यूरेनियम रेशियो। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो फ्यूल का थर्मल और मैकेनिकल बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसीलिए सिंटरिंग प्रोसेस में टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और इंप्योरिटी लेवल्स को बहुत टाइटली कंट्रोल किया जाता है। ये सारे माइक्रो लेवल कंट्रोल्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि फ्यूल रिएक्टर के अंदर कैसे बिहेव करेगा, हीट कैसे कंडक्ट करेगा, फिशन गैसेस कैसे रिलीज होगी और क्लैडिंग के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा। अगले स्लाइड में हम एक डिफरेंट कैटेगरी के फ्यूल को देखेंगे, डिस्पर्सन फ्यूल्स, जो स्पेशली रिसर्च रिएक्टर के लिए डिजाइन किया जाता है। पिछले स्लाइड में हमने सिरेमिक फ्यूल्स के फैब्रिकेशन और माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल समझा, अब बारी है डिस्पर्सन फ्यूल का। डिस्पर्सन फ्यूल का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पावरफुल है। इसमें फ्यूल मटेरियल एक कंटिन्यूअस सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एक मेटेलिक मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टिपिकल एग्जाम्पल हो सकता है यूरेनियम सिलिसाइड या यूरेनियम डाइऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड पार्टिकल्स एंड यूरेनियम मतलब एल्यूमिनियम मैट्रिक्स के अंदर। सो इस डिजाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर, क्योंकि फ्यूल पार्टिकल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हीट जनरेशन और हीट रिमूवल ज़्यादा यूनिफॉर्मली होता है। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाते हैं और लोकल हॉटस्पॉट्स अवॉइड होते हैं। इस टाइप के फ्यूल स्पेसिफिकली यूजफुल होता है रिसर्च रिएक्टर्स में, जहां न्यूट्रॉन फ्लक्स बहुत हाई होता है और ऑपरेटिंग कंडीशंस फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। डिजाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पार्टिकल साइज, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मैट्रिक्स मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। अगर ये पैरामीटर प्रॉपर्ली कंट्रोल ना हो तो फ्यूल परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। इसलिए डिस्पर्सन फ्यूल फैब्रिकेशन भी एक केयरफुली कंट्रोल प्रोसेस होता है, जहां मटेरियल्स साइंस और थर्मल इंजीनियरिंग दोनों का रोल होता है। अगले स्लाइड में हम एक और एडवांस कैटेगरी देखेंगे, मेटेलिक फ्यूल, जो फास्ट रिएक्टर के लिए यूज किया जाता है। पिछले स्लाइड में हमने डिस्पर्सन फ्यूल देखे, जो हाई फ्लक्स रिसर्च रिएक्टर के लिए सूटेबल होते हैं। अब हम देखते हैं एडवांस फ्यूल और एडवांस फ्यूल मेटेलिक फ्यूल, स्पेसिफिकली फास्ट रिएक्टर। मेटेलिक फ्यूल्स जनरली यूरेनियम और प्लूटोनियम के लिए एलॉयज होते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिरकोनियम सिस्टम। इन फ्यूल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि हीट फ्यूल के सेंटर से क्लैडिंग तक बहुत एफिशिएंटली ट्रांसफर होता है, जिससे टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाता है। साथ ही इनमें फिशाइल एटम डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जो फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम के लिए फेवरेबल होती है। मेटेलिक फ्यूल्स में एक इंपॉर्टेंट डिजाइन फीचर होती है सोडियम बॉन्डिंग। फ्यूल और क्लैडिंग के बीच में एक थिन सोडियम लेयर होती है, जो हीट ट्रांसफर को और इंप्रूव करती है। लेकिन मेटेलिक फ्यूल्स के साथ एक चैलेंज भी होता है, स्वेलिंग। इरेडिएशन के दौरान फ्यूल एक्सपांड करता है, इसलिए डिजाइन में लो स्मीयर डेंसिटी और गैप प्रोविजन रखे जाते हैं ताकि स्वेलिंग एकोमोडेशन हो सके। फैब्रिकेशन के लिए जनरली इंजेक्शन कास्टिंग यूज होता है, जहां मोल्टन एलॉय को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मोल्ड कास्ट किया जाता है। ये प्रोसेस वैक्यूम या इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है ताकि कंटामिनेशन और ऑक्सीडेशन अवॉइड हो जाए। मेटेलिक फ्यूल्स फास्ट रिएक्टर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, स्पेशली क्लोज फ्यूल साइकिल और ब्रीडिंग एप्लीकेशंस के लिए। अगले स्लाइड में हम देखेंगे इस डिफरेंट फ्यूल टाइप्स को कंपेयर कैसे किया जाता है परफॉर्मेंस और फैब्रिकेशन के बेसिस पर।
अब तक हमने 3 मेजर फ्यूल टाइप्स देखे, सिरेमिक फ्यूल, डिस्पर्सन फ्यूल और मेटलिक फ्यूल्स। अब इन्हीं एक साथ कंपेयर करके देखते हैं ताकि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहला पैरामीटर है थर्मल कंडक्टिविटी। सिरेमिक फ्यूल्स जैसे यूरेनियम ऑक्साइड का थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। डिस्पर्सन फ्यूल्स में हीट ट्रांसफर बेटर होता है क्योंकि मैट्रिक्स हेल्प करता है। मेटलिक फ्यूल्स का यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होता है। अगला पैरामीटर है फिशाइल एटम डेंसिटी। मेटलिक फ्यूल्स में ये सबसे ज़्यादा होता है जो फास्ट रिएक्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। डिस्पर्सन फ्यूल्स में मैट्रिक्स की वजह से इफेक्टिव फिशाइल डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। सोइलिंग बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक फ्यूल्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। डिस्पर्सन फ्यूल में मैट्रिक्स सोइलिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन मेटलिक फ्यूल में सोइलिंग ज़्यादा होती है जिसे डिज़ाइन के थ्रू मैनेज करना पड़ता है। फैब्रिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिरेमिक फ्यूल सबसे मैच्योर और इंडस्ट्रियली एस्टेब्लिश्ड है। डिस्पर्सन फ्यूल्स में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना चैलेंजिंग होता है और मेटलिक फ्यूल्स के लिए एडवांस कास्टिंग और एनवायरमेंट कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होता है। इस कंपैरिजन से ये क्लियर होता है कि कोई भी फ्यूल यूनिवर्सली बेस्ट नहीं होता है। हर फ्यूल का सिलेक्शन डिपेंड करता है रिएक्टर टाइप, ऑपरेटिंग कंडीशंस और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पर। अगले स्लाइड में हम फ्यूल फैब्रिकेशन के एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे, क्लैडिंग मटेरियल्स और उसका रोल। पिछले स्लाइड में हमने डिफरेंट फ्यूल्स का कंपैरिजन देखा। अब फ्यूल सिस्टम के एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग एक मेटलिक ट्यूब होती है जो फ्यूल पैलेट्स को कंप्लीटली एनक्लोज करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फिशन प्रोडक्ट्स को कंटेन करना। जब रिएक्टर्स ऑपरेट करता है फ्यूल्स के अंदर रेडियो एक्टिव फिशन प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। क्लैडिंग इंश्योर करती है कि ये प्रोडक्ट्स कूलेंट या एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो, इसलिए क्लैडिंग को ऑफन फर्स्ट सेफ्टी बैरियर कहा जाता है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हीट ट्रांसफर, इसलिए क्लैडिंग का थर्मल बिहेवियर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएचडब्ल्यूआर और एलडब्ल्यूआर रिएक्टर्स में जनरली जिरकाला यूज होता है क्योंकि इसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन लो होता है और करोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है। फास्ट रिएक्टर में जहाँ टेम्परेचर और कंडीशंस ज़्यादा सीवियर होते हैं वह स्टेनलेस स्टील या एडवांस एलॉयज यूज़ किया जाता है। क्लैडिंग डिज़ाइन करते वक्त कुछ की रिक्वायरमेंट में भी होती है लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, करोजन रेजिस्टेंस और फ्यूल के साथ केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी। अगर क्लैडिंग फेल हो जाए तो फ्यूल सिस्टम का प्राइमरी सेफ्टी फंक्शंस कंप्रोमाइज हो जाता है, ये आपका कूलेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। इसलिए फ्यूल और क्लैडिंग को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया जाता है। अगले स्लाइड में हम फ्यूल साइकिल के अगले स्टेज पर आएंगे। रिएक्टर ऑपरेशंस के बाद फ्यूल साइकिल के साथ क्या होता है, यानी स्पेन फ्यूल और रिप्रोसेसिंग। अब तक हमने फ्यूल फैब्रिकेशन और क्लैडिंग जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे। अब हम रिएक्टर ऑपरेशंस के बाद के स्टेज पर आते हैं, स्पेन फ्यूल। जब रिएक्टर में फ्यूल यूज हो जाता है तो टाइम के साथ उसका फिशाइल कंटेंट रिड्यूस होता है और फिशन प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं। एक स्टेज पर फ्यूल को रिएक्टर से निकाल दिया जाता है जिससे हम कहते हैं स्पेन फ्यूल। लेकिन स्पेन का मतलब ये नहीं है कि फ्यूल कंप्लीटली यूजलेस हो गया। इस स्पेन फ्यूल में भी अभी भी काफ़ी अमाउंट में यूरेनियम और प्लूटोनियम प्रेजेंट होता है जो फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। रिएक्टर से निकलते ही फ्यूल का टेम्परेचर और रेडिएशन लेवल्स दोनों बहुत हाई होते हैं, इसलिए इसे तुरंत स्पेन फ्यूल पूल्स में स्टोर किया जाता है जहां वाटर कूलिंग और रेडिएशन सील्डिंग प्रोवाइड करता है। ये स्टेज सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ हीट रिमूवल और कंटेनमेंट दोनों इंश्योर करना पड़ता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेन फ्यूल का वेस्ट नहीं माना जाता है। ये एक्चुअली एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है जिससे रिप्रोसेसिंग के थ्रू प्लूटोनियम रिकवर किया जाता है जो फास्ट रिएक्टर के लिए यूज़ होता है। इस तरह स्पेन फ्यूल साइकिल का एंड नहीं है बल्कि एक नया बिगिनिंग होता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि रिप्रोसेसिंग कैसे की जाती है और कैसे वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर किया जाता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि स्पेन फ्यूल को वेस्ट नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस माना जाता है। अब सवाल आता है कि इस स्पेन फ्यूल से यूजफुल मटेरियल्स कैसे रिकवर किया जाएगा। इसका जवाब है रिप्रोसेसिंग। रिप्रोसेसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्पेन फ्यूल से यूरेनियम और प्लूटोनियम को सेपरेट करना और फिशन प्रोडक्ट्स को अलग कर देखना। सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है एक्वस रिप्रोसेसिंग जिसे प्योरेक्स प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में पहले स्पेन फ्यूल को केमिकली डिसॉल्व किया जाता है, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू यूरेनियम और प्लूटोनियम के अलग अलग स्ट्रीम्स में सेपरेट किया जाता है। जो बाकी मटेरियल्स होता है उसमें मेनली फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हाई लेवल वेस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। रिप्रोसेसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वैल्यूएबल फिशाइल मटेरियल्स वेस्ट नहीं होते बल्कि दोबारा फ्यूल साइकिल में यूज़ किया जा सकता है। इंडिया ने ये स्टेज स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोज फ्यूल साइकिल स्ट्रेटेजी का कोर है। रिकवर्ड प्लूटोनियम को यूज करके फास्ट रिएक्टर में फ्यूल बनाया जा सकता है जिसे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगा। इस तरह रिप्रोसेसिंग फ्यूल साइकिल को क्लोज करता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि जो वेस्ट बचता है उसका सेफ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। पिछले स्लाइड में हमने रिप्रोसेसिंग देखा जहाँ वैल्यूएबल मटेरियल जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम रिकवर किया जाता है, लेकिन रिप्रोसेसिंग के बाद जो मटेरियल बचता है उसमें मेनली फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं और ये होता है हाई लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट।
तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल वेस्ट। इनमें से हाई लेवल वेस्ट यानी HLW सबसे ज़्यादा रेडियो टॉक्सिक होता है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। इस वेस्ट को डायरेक्टली स्टोर नहीं किया जाता है, पहले इसे इमोबिलाइज किया जाता है कॉमनली विट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, जहां वेस्ट को ग्लास मैट्रिक्स के अंदर लॉक कर दिया जाता है। इससे रेडियो न्यूक्लाइड स्टेबल में फॉर्म में आ जाता है और उनका मोबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद वेस्ट को स्पेशली डिज़ाइन कंटेनर में सील्ड कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में इस वेस्ट को डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज में आइसोलेट किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर से कंप्लीट सेपरेशन एंश्योर्स हो। इस स्टेज का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को सेफली कंटेन करना और फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट करना। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी का भी सिस्टम है। अगले स्लाइड में हम पूरे फ्यूल साइकिल को एक बार फिर इंटीग्रेटेड व्यू में समराइज करेंगे। अब तक हमने फ्यूल साइकिल के हर स्टेज को इंडिविजुअली समझा, माइनिंग से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक। अब इस स्लाइड में हम इन सबको एक साथ कनेक्ट करते हैं और पूरे सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड व्यू में देखते हैं। फ्यूल साइकिल का फ्रंट एंड स्टार्ट होता है यूरेनियम माइनिंग और मिलिंग से, जहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट और कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर कन्वर्सन और फैब्रिकेशन के थ्रू इस मटेरियल्स को रिएक्टर ग्रेड फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। रिएक्टर में यही फ्यूल एनर्जी जनरेट करती है और फिर स्पेंट फ्यूल के फॉर्म में बैक एंड में एंटर करता है। बैक एंड में रिप्रोसेसिंग के थ्रू वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर किया जाता है और वेस्ट को सेफली मैनेज किया जाता है। इंडिया ने ये पूरा सिस्टम एक क्लोज लूप के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूल साइकिल लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर है, जहां मटेरियल्स दोबारा रीयूज होता है। इस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट लिंक है फ्यूल फैब्रिकेशन, जो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करता है। साथ ही रिएक्टर टाइप भी पूरे साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। PHWR, LWR और फास्ट रिएक्टर्स सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब हम फ्यूल साइकिल को इस तरह देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ प्रोसेस का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सिस्टम है, जहां मटेरियल साइंस, केमिकल प्रोसेसिंग और सेफ्टी फिलोसफी सब एक साथ काम करते हैं। अगले स्लाइड में हम पार्ट 2 का कंक्लूजन देखेंगे और की टेकअवेज समराइज करेंगे। इस स्लाइड के साथ हम पार्ट 2 को एंड करते हैं और एक बार पूरे डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एक सिंपल लीनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफ साइकिल सिस्टम है, जिसमें फ्रंट एंड, रिएक्टर और बैक एंड सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमने ये भी समझा कि फ्यूल फैब्रिकेशन इस सिस्टम का सेंट्रल लिंक है, जो रॉ मटेरियल को रिएक्टर रेडी फ्यूल में कन्वर्ट करता है और इनडायरेक्टली पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। मटेरियल बिहेवियर, चाहे वो सिरामिक हो, डिस्पर्सन हो या मेटेलिक हो, डायरेक्टली रिएक्टर सेफ्टी और एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। रिप्रोसेसिंग के थ्रू वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर किया जाता है, जिससे फ्यूल साइकिल क्लोज होता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा सिस्टम एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच का हिस्सा है, जहां क्लोज फ्यूल साइकिल और फास्ट रिएक्टर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। इस लेक्चर के ये की मैसेज ये नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल सिर्फ एनर्जी सोर्स है, ये एक इंजीनियर सिस्टम है जो कंट्रोल, कंटिन्यूटी और नेशनल कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर हम फ्यूल को समझ लेते हैं तो हम पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने के एक स्टेप करीब आ जाते हैं। अगर ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और स्टे कनेक्टेड, क्योंकि हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एक नया टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद।